आप देख रहे हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास और मैं BWC वाला। हमने बात कर लिया था पिछले वीडियो में पोरीफेरा के बारे में। हम पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे कुछ नीट में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। किस तरीके के क्वेश्चन नीट में पूछे जा रहे हैं, क्या इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या टफ पूछे जा रहे हैं या मॉडरेट पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडरेट भी पूछे जाते हैं और साथ में टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर टफ क्वेश्चन न पूछे जाए तो इतनी सीट नहीं अवेलेबल है। मॉडरेट क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन न पूछे जाए तो बच्चे एग्जाम को फेल ही नहीं करेंगे। इसलिए एग्जामिनर जो पेपर सेट करते हैं वो क्या करते हैं, मॉडरेट भी क्वेश्चन देते हैं, इजी भी क्वेश्चन देते हैं और टफ भी क्वेश्चन देते हैं। और वो सिर्फ एक के लिए नहीं होता है, जितने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वो सभी के लिए होता है। बस फर्क ये होता है, किसी की थोड़ी स्ट्रांग तैयारी होती है और किसी की वीक तैयारी होती है। जो वीक वाले होते हैं वो फेल हो जाते हैं और जो स्ट्रांग तैयारी वाले होते हैं वो खटाक से निकल जाते हैं। लेकिन जो फेल हुए वीक वाले बच्चे हैं उनको एक एहसास होता है, एक अनुभव उनके अंदर आता है कि इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और हम इस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो हम इस तरीके के क्वेश्चन, जो टफ तरीके के जो क्वेश्चन हैं उनको हम हल कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चनों को लेके आए हैं आपके लिए, और बहुत ही इजी, बहुत ही मॉडरेट और बहुत ही टफ क्वेश्चन है। तीनों भाषा में मैं बात कर रहा हूं। तीनों तरीके के क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा या 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, टिक करना है। मैं आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और खटाक से उसको टिक करना है। अगर उसमें से, यानी कि मेरे पास लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। 7 से 8 क्वेश्चन में अगर आप 4 क्वेश्चन सही करते हो तो आप अच्छी दिशा पे हैं, सही दिशा पे चल रहे हैं। और थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, शायद सारे क्वेश्चन आपसे बन सकेंगे। तो आप तैयार होंगे और मैं भी आज फुल एनर्जी में आपके सामने आया हूं और आप भी फुल एनर्जी में होने चाहिए। कोई भी सोता हुआ व्यक्ति ना मिले, कोई भी नर्वस फील ना करता हुआ मिले। अटेंशन होकर के वीडियो को देखेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, यही कोई 10-12 मिनट का लेक्चर बनेगा और हम कंप्लीट इसको करेंगे, इन क्वेश्चनों को समझेंगे। तो तैयार हैं आप? अगर तैयार हैं तो इमोजी भेज दें, यस सर मैं तैयार हूं। पूरे जोश से तैयार होना है, पूरे होशो हवास में सवालों को करना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आपके स्कूल में टेस्ट में पूछे जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो एक पल में आम आदमी से आप एक डॉक्टर बन जाते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। आइए हम आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखते हैं। नीट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना। नीट के प्रीवियस ईयर, यानी कि अगर मैं कह दूं तो 2023 में पूछे गए क्वेश्चन। 24-25 चल ही रहा है, 26 इस बार क्वेश्चन होंगे, वो 25 के ही जो है क्वेश्चन माने जाएंगे। ठीक है, 2023 नीट के क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। पहला क्वेश्चन, द डीएनए present in chloroplast is, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अब हम कुछ इसके ऑप्शन लिखेंगे और आपको खटाक से टिक करना है। तो इसका ऑप्शन ए रहेगा, लीनियर डबल स्टैंडर्ड। लीनियर डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। बी ऑप्शन रहेगा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। सी ऑप्शन रहेगा,
लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड, लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड। डी ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लीनियर डबल स्टैंडर्ड, बी वाला ऑप्शन दिया गया है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड और सी वाला ऑप्शन दिया गया है लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड। 4 ऑप्शन दिए गए, ढूंढना क्या है, द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये आपको ढूंढ के बताना है। तो आपके सामने है, आपको वीडियो को पॉज करना है और 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप खड़ाक से इस क्वेश्चन को करके टिक करके रख लें और मैं आपको फिर बताऊंगा। जल्दी से करें, 1 2 3। आपने कर लिया होगा इसको और आपका टाइम होता है अब खत्म। मैं बताता हूं आपको, लीनियर डबल स्टैंडर्ड इसमें नहीं होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है, वो डीएनए पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। आपको पता ही होगा, इतना इजी क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ था और आप भटक रहे थे। 4 चीजें खाने में दी जाए तो आप किसको फटाक से पसंद करेंगे, जो आपकी फेवरेट होगी। लेकिन यहाँ पर खाने की चीजें नहीं, यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं और वो सवाल जो आपको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं और आपकी स्किल्स को चेक करते हैं कि आप कितना फास्ट, कितने अच्छे तरीके से आप सोच सकते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। क्लोरोप्लास्ट खटाक से जाना है हमको, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर या सिंगल, डबल या सिंगल, इस तरीके से आपको पूछा जा रहा है। ये लीनियर है। तो आपके सामने हमने क्वेश्चन कर लिया सर्कुलर डबल स्टैंड। ये नीट का क्वेश्चन है। सर इतना आसान? हाँ भैया इतना ही आसान। सर इतना टफ? इतना ही टफ। सर इतना मॉडरेट? इतना ही मॉडरेट। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, स्प्रैंग सुगर केन crop with of the following plant growth. Regulator increasing, the length of stem, thus increasing yield। यह है क्वेश्चन। गन्ने की फसल में निम्नलिखित वृद्धि यंत्रक को पहचान करके तुमको लिखना है। इसके ऑप्शन हम दे रहे हैं कि किस यंत्र से या किस हार्मोन से गन्ने की फसल की लंबाई, जो गन्ने का प्लांट होता है उसकी लंबाई कौन से ऐसे हार्मोन से बढ़ती है। तो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यहां पर हम दे रहे हैं आपको। फर्स्ट नंबर पे ए जिसको बोलते हैं ऑक्सिन, बी दूसरा है जिब्रेलिन, सी साइटोकाइनिन और डी दिया गया है एब्सिसिक एसिड। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि गन्ने पे ऐसे कौन से हार्मोन का छिड़काव किया जाए जिससे गन्ने के तने की लंबाई बढ़ती जाती है।
तो ऑप्शन दिया गया है ए, ऑप्शन दिया गया है बी, ऑप्शन दिया गया है सी, ऑप्शन दिया गया है डी। ए वाला लिखा है ऑक्सिन, बी वाला लिखा है जिब्रेलिन, सी वाला लिखा है साइटोकाइनिन, डी वाला लिखा है एब्सिसिक एसिड। वीडियो को पॉज करें, ईमानदारी से करना है, बेईमानी नहीं करना है। वीडियो को पॉज करें, फिर उसके बाद टिक करें और मैं तुरंत आपको बताता हूँ। आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने ढूंढा खूब अच्छी तरीके से, किसी का सही होगा किसी का नहीं। तुक्का वाले बिल्कुल चल नहीं पाते हैं नीट के एग्जाम में, क्योंकि जितना तुम तुक्का लगाओगे उतना ज्यादा तुम उधर नंबर माइनस में करके आओगे, इसलिए तुक्का नहीं चलता है इसके अंदर। इसके अंदर ईमानदारी चलती है, कितना तुम पढ़ के गए हो और क्या तुम कर पा रहे हो। तो ए ऑक्सिन तो हो नहीं सकता है, बी जिब्रेलिन है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, यानी कि जिब्रेलिन का छिड़काव करने से गन्ने के तने की लंबाई बढ़ जाती है। ये आपके सामने लिखे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सर इतना इजी? हाँ, इतना ही इजी आते हैं, इतने ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सर इतना टफ? हाँ, इतना ही टफ पूछा जाता है। इतना मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट के क्वेश्चन हैं और जो लिखा हुआ होता है बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रति नंबर कितने का होता है? 4 का होता है। तो 4 इंटू 90 जब करोगे, 9 4 जा कितना होता है? 36 और एक 0 इधर लगा दो, 360 नंबर की बायोलॉजी पूछी जा रही है नीट के एग्जाम में। और तुमको चाहिए कितने? 600 प्लस। 360 तो यहीं से आ रहे हैं, 100 150 200 नंबर वहां से लाने हैं। लेकिन इतने आसान भी नहीं है जितने आसान तुम सोच के चल दिए हो। पहले जिस जगह पे हो उस जगह की पढ़ाई करो, फिर उसके बाद में जब आगे पहुंचना तब वहां की भरपूर तैयारी करेंगे, फुल मेहनत के साथ, फुल एनर्जी के साथ। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा पूछा गया है अभी। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आप ही इसको करेंगे मैच लिस्ट। क्या करना है? MTCH लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, यानी कि फर्स्ट लिस्ट को दूसरी लिस्ट से क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करनी है, इनको मिलान करना है। तो आपके सामने हम लिख रहे हैं A B C D। पता नहीं नीचे का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट हम लिखे दे रहे हैं। पहला लिखा हुआ है कॉमन कोल्ड। दूसरा लिखा है हीमोजोइन। और तीसरा लिखा है विडाल टेस्ट लिखा हुआ है। और फिर लिखा हुआ है एलर्जी नहीं देखो, एलर्जी किसी भी मेडिसिन को खाने से या किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। हमको उससे नफरत है, बस ये होना चाहिए कि नफरत हो गई हमारी बॉडी के अंदर। तो हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट में। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, सेकंड में क्या लिखेंगे, थर्ड में क्या लिखेंगे और इसके फोर्थ में हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, इसका फिर उसके बाद में क्या करना है? मिलान करना है। मिलान यहां पर लिखा है प्लाज्मोडियम, पहला वाला लिखा गया है प्लाज्मोडियम। सेकंड वाला दिया गया है टाइफाइड। और फिर उसके बाद दिया गया है राइनो वायरस। और फिर उसके बाद दिया गया है डस्ट माइट्स यानी धूल के बारे में। राइनो वायरस, टाइफाइड और प्लाज्मोडियम के बारे में बताया गया है। कॉमन कोल्ड, हीमोजोइन, वेल टेस्ट और एलर्जी, इनके बारे में आप देखें जरा फटाक से, और उसको वीडियो को पॉज करें और ये तीसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। आपके सामने दिया गया है, आपने इसको देख लिया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन हमने लिख लिया है, ये सामने आपके लिखा हुआ है कॉमन कोल्ड, प्लाज्मोडियम, हीमोजोइन, विडाल टेस्ट, एलर्जी। इस प्रकार से इसको मिलान करना है कि कौन किससे आएगा। तो हम हीमोजोइन को मिलाते हैं प्लाज्मोडियम से, और कॉमन कोल्ड को हम
विडाल टेस्ट टाइफाइड, राइनो वायरस कॉमन कोल्ड जो होता है राइनो वायरस होता है, और एलर्जी जो होती है ये डस्ट माइट से होती है। यह आपके सामने क्वेश्चन हमने क्या कर दिया है, इसको मिलान किया, मैच द लिस्ट फर्स्ट से और दूसरी लिस्ट से, यानी लिस्ट वाली फर्स्ट लिस्ट है और सेकंड लिस्ट है, हमने इसको क्या किया है मिलान किया। कॉमन कोल्ड प्लाज्मोडियम, देखो इधर कॉमन कोल्ड किससे होता है राइनो वायरस से होता है, हेमोजॉइन किससे होता है प्लाज्मोडियम से होता है, विडाल टेस्ट किससे टाइफाइड, और एलर्जी डस्ट माइट से होती है। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नीट में ओवरऑल इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इधर का उधर मिला देते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चा भटक जाता है। ये 3 क्वेश्चन आप फटाक से इसको नोट करें, और हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन के बारे में, हम फटाक से समझते हैं। मिटाल दे 1 2 3। सर इतनी आसान क्वेश्चन आती है तो मैं भी नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरूंगा। पहले पढ़ तो लो, फिर नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना। सर इतने इजी, हाँ भैया इतने ही इजी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और थोड़े से टफ भी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं क्वेश्चन, वो भी पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन थोड़ा ना इजी बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट। यहां पर लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग is not component of fallopian tube। पूछा जा रहा है कि कौन सा कंपोनेंट fallopian ट्यूब में नहीं पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिए जाएंगे, और ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, ये ह्यूमन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पूछा गया है। कहां से पूछा गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ये आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूटेराइन फंडस बी है ऑप्शन, इस्थमस सी दिया गया है, इनफंडिबुलम और डी दिया गया है एम्पुला। डी ऑप्शन पूछा गया है एम्पुला। अब तुमको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट फैलोपियन ट्यूब। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इसके अंदर यानी कि फैलोपियन ट्यूब में नहीं पाया जाता, वो बाहर का जो है कंपोनेंट है। क्या यूटेराइन फंडस बाहर का जो है कंपोनेंट है, इस्थमस बाहर का है, इनफंडिबुलम बाहर का है, या एम्पुला है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और फिर उसके बाद फटाक से उसको ऑप्शन को हैंडल करेंगे, और फिर आपसे नहीं होगा तो मैं हूं बताने के लिए। आप जरा इसको देख कर वीडियो को पॉज किया और बताया। देखो इस्थमस तो ये फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, इनफंडिबुलम ये भी पाया जाता है, एम्पुला तो पाया जाता है। एम्पुला इस तरीके से क्या बनी होती है, ओवरी बनी होती है। इस तरीके से हमने खूब अच्छे तरीके से समझाया है, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। इस तरीके से ओवरी बनी होती है। इस्थमस तो यहां पाया जाएगा, एम्पुला जो फूला हुआ भाग है इसको बोलते हैं एम्पुला बोलते हैं, इस्थमस इधर, और इनफंडिबुलम यहां पाया जाता है। लेकिन यूटेराइन फंडस नहीं पाया जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन कौन बनता है यहाँ पर, ए वाला ऑप्शन सही होता है। यूटेराइन फंडस नहीं होता है इसके अंदर। इसके अंदर 3 ही पार्ट होते हैं, एक एम्पुला होता है, इनफंडिबुलम होता है, और कौन सा होता है, इस्थमस होता है। क्या इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाँ, तो इतने ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस क्या होता है, थोड़ा सा समझना होता है, और अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये आपको हमने पढ़ाया भी है अच्छी तरीके से। अगर आपने पूरे वीडियो पीछे का लेक्चर जो हमने पढ़ा दिया है पोरीफेरा, अगर उसमें आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, जिसको बोलते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से क्वेश्चन बहुत ही इजी आसान तरीके से पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है। कंसीडर
द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स निम्न कथनों पर विचार करना है तुमको और कुछ नहीं करना है। कौन को हम कथन दे रहे हैं तुमको विचार करके रख देना है। ये ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर एनिलीड्स यानी एनिलीडा या एनिलीड्स कह लें आर ट्रू सिलोमेट। बी ऑप्शन दिया गया है पोरीफेरा आर सीडो सिलोमेट। पोरीफेरा आर सीडो सिलोमेट्स। फिर उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है एस्केलमेंथीज आर एसिलोमेट। एस्कोहेलमेंथस आर एसिलोमेट। फिर इसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है प्लेटेहेलमिन्थीज आर स्यूडो सिलोमेट्स। अब क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं हम। ए पता नहीं आपको दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है। ए यानी कि फर्स्ट नंबर पे हम लिखते हैं 1, इसको करेंगे 1 से ऑप्शन देना स्टार्ट करेंगे। 1 वनली बी वनली। दूसरे नंबर पे ए वनली सी यानी कि 3 नंबर सी ओनली। और 4th नंबर की बात करते हैं तो डी ओनली। कोई एक ही इसमें सही है, आपको देखना है। ऑप्शन दिया गया है, पहले हम क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। देखो क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं करना है। ये नहीं खड़ाक से कोई तुमको आसान सा दिख गया उस पर टिक मार दिया, बाद में क्वेश्चन को पढ़े तो क्या हुआ चौपट। लालच बुरी बला होती है, एक बार में नहीं समझ में आता है, दूसरी बार क्वेश्चन को एनालाइज करें, उसको पढ़ें जरूर, फिर उसके बाद में टिक ही करना है। अगर आपको ज्यादा सही लग रहा है तो उस पर पहले छोटी सी बिंदी रख करके उसको ऐसा बता दें कि हम इसको समझ सके बस, लेकिन क्वेश्चन को टिक करके वहां पर जाकर के कॉपी में गोला नहीं भरना है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट, ये वाला तो चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर 5th वाला क्वेश्चन दिया गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से कोई एक ही सही है और वो तुमको ढूंढ के बताना है। एनिलिडा आर ये ट्यूब जो ट्रू सिलोमेट्स है, जो एनिलिडा है वो क्या ट्रू सिलोमेट है, सत्य सिलोमेट पाया जाता है, यानी कि सिलोम पाई जाती है। पोरीफेरा आर स्यूडो सिलोमेट आभासी होती है। और एस्केलमेंथीज आर ए सिलोमेट, इसमें सिलोमेट नहीं पाया जाता है, सिलोम नहीं पाई जाती। प्लेटेहेलमिन्थीज आर ये स्यूडो सिलोमेट, इसमें आभासी सिलोम पाई जाती है। तो आपको हमने पढ़ाया है पिछला जब पोरीफेरा में कर रहे थे तो उसमें हमने सिलोम के बारे में डिस्कस किया था। आपको ढूंढ के बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये नीट में पूछा गया है। इतना इजी क्वेश्चन है कि आप देखते ही इसको खड़ाक से समझ सकते हैं। देखो एनिलिडा एक ऐसा फाइलम उसके अंदर बना, एक ऐसा फाइलम बना जिसमें क्या हुआ, कौन से नॉन कॉर्डेटा के फाइलम है, नॉन कॉर्डेटा के फाइलम में सीलोम सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। पोरीफेरा तो पहले हो गया, एस्केलमेंथीज पोरीफेरा के बाद, और पोरीफेरा के बाद प्लेटेहेलमिन्थीज, प्लेटेहेलमिन्थीज के बाद में एनिलिडा स्टार्ट होता है। रख कहाँ दिया गया है, ए ऑप्शन में रखना चाहिए था, डी ऑप्शन में तो फिर ऑप्शन नहीं बनता, इसलिए उसको ऊपर रख दिया। और ये सब क्या है, ये एनिलिडा से पहले वाले एनिमल है। और जब ये पहले वाले एनिमल है इनमें तो सिलोम बनी ही नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होता है, 2 वाला ऑप्शन सही होता है, ए ओनली।
ओनली क्या है, ए वाला ऑप्शन हम सही करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे नीट में। एक लास्ट में क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे कि हमारी जो ह्यूमन की होमोसैपियंस जो होते हैं, होमो हेवेलिस होते हैं, इनका सीक्वेंस क्या है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, इस तरीके की जानकारी हमको होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि होमो हेवेलिस पहले आए या होमो इरेक्टस आए, होमो नेंडरथेलस आए, कौन से आए, उसके बारे में हम नीट में क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटा दूं 1 2 3। यहाँ पर हम लास्ट और आखिरी क्वेश्चन करते हैं। एक ही क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है और इसको हम करते हैं और आपको पता होगा कि कितने क्वेश्चन, अभी लास्ट में हम काउंट करेंगे अपने क्वेश्चन कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए और कितने क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए। लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। गिवन बिलो आर सम, गिवन below are some stage of human evolution. Human evolution arrange them in correct सीक्वेंस में करना, कायम करना है, करेक्ट सीक्वेंस में करना है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनको करेक्ट सीक्वेंस में हमको लिखना है। तो सबसे पहला ए होमो हेवेलिस, बी होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। अभी टिक नहीं करना है, नहीं गलत हो जाएगा, थोड़ा समझ के देख के क्वेश्चन को कि आगे क्या कह रहा है। होमो नेंडरथैलेमस, नेंडरथैलेंसिस, और डी ऑप्शन दिया गया है इसका होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इसका यहां पर हम लिखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है डी ए सी बी, और फिर उसके बाद में बी ऑप्शन दिया गया है बी ए डी सी, और फिर उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है सी बी डी ए, और फिर उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है ए डी सी बी। ये आपके सामने 4 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें ढूंढ के तुमको बताना है, गिवन बिलो आर सम स्टेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, देम इन करेक्ट सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस इनका बनेगा जिस आधार पर ह्यूमन होमोसैपियंस जो ह्यूमन है, होमोसैपियंस जो हमारे तुम्हारी कैटेगरी पाई जाती है वो होमोसैपियंस में आती है। इससे पहले बहुत लोग आ चुके हैं, आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इनको सीक्वेंस में पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करें और खटाक से इसको बनाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद हम बताते हैं। वीडियो को पॉज कर लिया, अब हम बताते हैं आपको होमोसैपियंस है या होमो हेवेलिस है, होमो नेंडरथैलेंसिस है या होमो इरेक्टस है। तो इसके लिए आपके सामने डी यानी कि होमो हेवेलिस तो हो नहीं सकते, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस। सबसे पहला होमो हेवेलिस के बाद में डी वाला सही होगा, होमो इरेक्टस, और फिर उसके बाद सी में कौन आते हैं, होमो नेंडरथैलेंसिस, और बी में कौन आते हैं, होमो सैपियंस। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन डी सही है आपका। इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। क्या नीट में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर? हाँ, तो भाई इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको भी इजी लगेंगे। आपको इजी इसलिए लगे क्योंकि आपने इनको पढ़ा था। अगर आप पढ़ते नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत हैवी हैं और बहुत
कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत टफ क्वेश्चन है, मॉडरेट नहीं थे। हमने पढ़ाया इसलिए तुमको ये आसान लगे, अगर पढ़ते नहीं तो ये आसान नहीं होते आपके लिए। इसलिए पढ़ाई जरूर करते रहें और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।